कंप्लीट। ठीक है, तो आपने वापस पढ़ा कि नहीं पढ़ा? घर जाकर प्रजामंडलों को देखा थोड़ा थोड़ा? जो आखिरी में हमने एक सारे प्रजामंडल एक साथ लिखे थे, उनको आप वापस देखना थोड़ा सा, वो खास है, वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब कब आएंगे ये महानुभव लोग? कौन सा? नहीं नहीं, व्यक्तियों के नाम से। आजकल पता नहीं, पिछले एक साल से इसी प्रकार से पूछा जा रहा है। तो हेडिंग लगा लीजिए। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण, हेडिंग डालिए। क्या हुआ? अच्छा, तेजस्वी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, करें शुरू? यस, ओके। तो लीजिए शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। और राजस्थान के एकीकरण को शुरू करें उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ऐसी क्या आवश्यकता हुई थी कि एकीकरण करने की आवश्यकता हुई। ऐसा क्या हुआ? उस रात क्या हुआ था? उस रात दो घटनाएं हुई। देखो क्या बात है। एकीकरण बात उस समय की है जिस समय अंग्रेजों द्वारा एक अधिनियम लाया गया और उसी अधिनियम के तहत हमें आजाद किया गया। उस अधिनियम का नाम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये वो अधिनियम है जिसके तहत हमें अंग्रेजों ने आजाद कर दिया था। बोला आजाद हो, जी लो अपनी जिंदगी। लेकिन यहां जिंदगी जिलो के चक्कर में एक बात लिखी हुई थी। क्या बात थी वो देखो बोर्ड पर। यानी अंग्रेजों द्वारा जब भारत को आजाद किया जा रहा था, जिस अधिनियम के तहत, वो अधिनियम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के अंदर एक धारा थी, धारा 8। और इस धारा 8 के अंदर एक बात लिखी हुई थी कि हम जल्दी ही भारत को आजाद कर रहे हैं। आजाद करने का मतलब ही ये था कि इस भूमि के दो टुकड़े हो रहे हैं, दो नए राष्ट्र बनने जा रहे हैं, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। कोई भी रियासतें चाहे तो वो भारत में विलय हो सकती है, और चाहे तो वो पाकिस्तान में विलय हो सकती है, और चाहे तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। ये बात अंग्रेज कह रहे हैं। इसका मतलब इस राष्ट्र के टुकड़े दो नहीं हो रहे हैं, ये पूरा राष्ट्र जितने भागों में बंट रहा है वो है टोटल 565। क्योंकि आजादी से पहले भारत के अंदर टोटल जो रियासतें हुआ करती थी वो कितनी थी, और ये रियासतें सब अपने आप में एक देश हुआ करती थी। इसलिए आप पढ़ते भी हैं कई बार कि जयपुर के प्रधानमंत्री ये थे, पढ़ते ना, कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री ये थे। सब रियासतें आपस में एक देश हुआ करती थी। इसका मतलब अंग्रेज जो हमें आजाद कर रहे हैं, वो धारा 8 में एक बात कह रहे हैं कि चाहे तो कोई रियासत भारत में विलय हो सकती है, पाकिस्तान में विलय हो सकती है, और चाहे तो वो क्या रह सकती है, स्वतंत्र। जब ऐसा ऑप्शन मिल रहा है जीवन में, तो कोई रियासत क्यों चाहेगी कि वो किसी के अंडर में हो? इसका मतलब अंग्रेज आ रहे हैं और हमारे भारत के अन्य को टुकड़े करते हुए जा रहे हैं। ये जो अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में ये बात लिखी हुई है। इसमें क्या बात लिखी हुई है? इसमें लिखी हुई है कि कोई भी रियासत भारत में विलय, कोई भी रियासत पाकिस्तान में विलय, और कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। जब अंग्रेजों द्वारा भारत को आजाद किया जा रहा था इस अधिनियम के तहत, इसके अंदर ये जो धारा 8 है, इस धारा 8 में ये जो लाइन लिखी हुई है, ये एक बंदे ने पढ़ी बड़ी गहराई से। उस बंदे का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसने कहा ये जो बात है ये सीधी सीधी है कि अंग्रेज चाहते हैं कि इस भूमि के अंदर हजारों टुकड़े हो। इसीलिए इस धारा 8 के खिलाफ एक सचिवालय बनाया गया पहली बार सभी रियासतों को जोड़कर, जिसका नाम है
रियासती सचिवालय, और ये जो रियासती सचिवालय है, इस रियासती सचिवालय का जो गठन है वो हुआ था आपके कब? 5 जुलाई 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को। और इस रियासती सचिवालय के जो गठन करता है उनका नाम है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनके द्वारा सभी रियासतों से संबंधित एक सचिवालय बनाया गया, रियासती सचिवालय, और जिसके सचिव जो थे उनका नाम है वीपी मेनन। वीपी मेनन, पूरा नाम है वंगाला, या फिर पहले तो पढ़ा है क्या कभी आपने? वीपी मेनन। साउथ वालों के नाम पढ़े कभी आपने पूरे? वपाला पंगुनी मेनन, वीपी मेनन, पूरा नाम आपको याद नहीं रखना, केवल इतने याद रखें। काफी बार क्वेश्चन आया है, रियासती सचिवालय के जो सचिव हैं उनका नाम क्या है? वीपी मेनन साहब। और इसी रियासत सचिवालय के तहत एक घोषणा होती है। यह घोषणा क्या थी? यह घोषणा यह थी, वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है, वह रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और वार्षिक आय जो है वो आपके कितनी? 1 करोड़ से अधिक हो। वरना क्या है कि ये जो धारा 8 के अनुसार कहा गया था कि कोई भी रियासत अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, इसका मतलब गुज्जर की थड़ी जो है वो कहेगी कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे। एक छोटा सा इलाका जिसकी जनसंख्या मात्र 500 है और वार्षिक आय देखेंगे तो 5 लाख भी नहीं है। तो ऐसे जो छोटे छोटे स्थान हैं वो अलग नहीं हो, वो या तो भारत या पाकिस्तान में मिले। इसीलिए कौन सा सचिवालय बनाया गया था? रियासती सचिवालय। और इसके तहत यह घोषणा हुई थी कि वही रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक हो, और जिसकी वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक। इस नियम को फॉलो करने वाली हमारी राजस्थान की कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें हुआ करती थी, जिसकी जनसंख्या भी कितनी थी? 10 लाख से अधिक, और जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ से अधिक थी। उसमें देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कौन सी? बीकानेर। ये 4 ऐसी रियासतें थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय भी कितनी है? 1 करोड़ से अधिक थी। उतारो। ये बात समझ में आई क्या पूरी कि चल क्या रहा है? फोग। एकीकरण, एकीकरण के बाद में व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के बाद में राजवंश। ठीक है, इसके बाद में राजवंश शुरू करेंगे। राजा महाराजाओं की बातें करेंगे। एक राजा हुआ करता था, उसकी 10-15 रानियां हुआ करती थी, 8-10 बच्चे हुआ करते थे। उन्हीं में से आगे चलकर एक राजा बनेगा। कभी लड़ाई कर लेते थे, कभी बाहर से आए हुए लोगों से करते थे, कोई बाहर से नहीं आ रहा है घर वालों को ठोक दिया करते थे। ऐसी कहानियां हुआ करती थी। तो हम पढ़ रहे हैं एकीकरण। एकीकरण करने की आवश्यकता क्यों हो रही है? क्योंकि अंग्रेज जब हमें आजाद कर रहे हैं तो वो केवल इस राष्ट्र यानी इस भूमि के 2 टुकड़े नहीं कर रहे हैं, अनेकों टुकड़े कर रहे हैं। धारा 8 यही कह रहा है कि कोई भी रियासत भारत में, पाकिस्तान में विलय हो सकती है, लेकिन वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकती है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के सहयोग से एक सचिवालय का गठन हुआ, रियासती सचिवालय, 5 जुलाई 1947। और इसमें यह घोषणा की गई थी कि रियासत वही स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से अधिक और वार्षिक आय कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक। इस बात को लागू होती है 4 रियासतों में, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और कौन सी है? बीकानेर। आगे चले, लिख लिया सबने? ठीक, आगे अब लिखिएगा। भारत में कुल रियासतें, भारत में जो कुल रियासतें हैं उनकी संख्या हुआ करती थी कितनी? 565। इन 565 में से याद रखिएगा 562 का क्या हुआ था? का विलय हुआ था।
इसलिए कई बार आप सर्च करते हैं ना गूगल पर, तो कौन सी साइट पर हो सकता है कि कौन सा बिंदु लिखा हुआ हो। अब आप जिस साइट पर जाएंगे, हो सकता है कहीं 565 मिले तो कहीं पर 562, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टोटल कितनी थी, विलय कितने का हो पाया था, 3 का आजादी के बाद हुआ था। 3 रियासतों का विलय आजादी के बाद। और कौन सी थी वो 3 रियासतें? हैदराबाद, ये लो, कश्मीर, और एक गुजरात का जूनागढ़। जूनागढ़। देखिए, भारत जो है वैसे देखा जाए तो 3 श्रेणी पढ़ते हैं आप, लेकिन भारत जो है वो टोटल 4 श्रेणियों में बंटा हुआ था। पहली जो श्रेणी है उसके अंदर हुआ करते थे बड़े बड़े प्रांत, बंगाल है, बंबई है, वर्तमान का चेन्नई, पहले मद्रास था ये। बी श्रेणी के अंदर आया करती थी रियासतें। सी श्रेणी में आया करते थे केंद्र शासित प्रदेश। इसलिए कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनर पूछता है कि राजस्थान राज्य निम्न में से कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का। इसमें तो कोई क्वेश्चन आएगा, आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद में लिखिएगा अगली लाइन से, राजस्थान जो है बी श्रेणी का राज्य। ये तो भारत के अंदर रियासतें हैं, इनका हमें क्या करना है, हमें आना है राजस्थान की रियासतों में। तो अगला बिंदु हेडिंग डालिए, राजस्थान में रियासतें। लिख लिया, लोड नहीं लेना है, केवल एक ही बात का, और वो ये है कि राजस्थान निम्न में से कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। लीजिए अगला बिंदु लिखिए, राजस्थान में कुल रियासतें। राजस्थान के अंदर जो कुल रियासतें हैं, राजस्थान में जो कुल रियासतें हैं, इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 19। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप। राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। झालावाड़। प्रथम रियासत कौन सी है? मेवाड़। और नवीन रियासत कौन सी है? झालावाड़। अगला आता है सबसे बड़ी रियासत, लेकिन यहां क्वेश्चन बनेंगे 2 प्रकार से। सबसे बड़ी रियासत में एक तो क्वेश्चन बनेगा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी, और एक बनेगा जनसंख्या के आधार पर कौन सी। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी जो रियासत हुआ करती थी वो थी आपके कौन सी? मारवाड़। और जनसंख्या के आधार पर कौन सी? जयपुर रियासत। जयपुर सबसे बड़ी है, इसका मतलब सबसे छोटी रियासतों की भी बात होगी। सबसे छोटी रियासत और सबसे छोटी रियासत, चाहे आप बात कर लीजिए क्षेत्रफल के आधार पर और चाहे बात कर लीजिए आप जनसंख्या के आधार पर, अट मामलो आप ठीक बैठ गो, क्योंकि दोनों प्रकार से एक ही है। वो कौन सी है? शाहपुरा रियासत। यही तो है भाई, चाहे जनसंख्या के आधार पर बात कर लीजिए चाहे क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे छोटी जो है वो कौन सी है? शाहपुरा। मजे हैं, एक साथ ही काम हो गया। ठीक है, आगे आगे की बात। अगला क्वेश्चन आता है कि कुल राजपूत रियासतें कितनी हुआ करती थी? कुल राजपूत रियासतें कितनी हुआ करती थी? तो आप कहेंगे वो हुआ करती थी 16। राजपूत रियासतें कितनी थी? 16। क्योंकि 16 तो ये हुआ करती थी, 2 जाट रियासतें हुआ करती थी। जाट रियासतें कितनी हुआ करती थी? 2। कौन कौन सी? यस, भरतपुर के जाट
और धौलपुर। 16 और 2 कितने हो गए? शाबाश। 16 और 2 कितने होते हैं? शाबाश। 16 और 2 कितने होते हैं? 18। और एकमात्र रियासत हुआ करती थी मुस्लिम रियासत, जिसका नाम क्या है? टोंक। मुस्लिम रियासत एक, और वो भी कौन सी? टोंक। है जी? क्या हो? लिखो। लीजिए आगे। अगली बात है विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें। विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें। लिखिए, विले पत्थर पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें, और इसमें भी दो क्वेश्चन। एक तो है प्रथम रियासत कौन सी थी, और एक है अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने विले पत्थर पर हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए, प्रथम रियासत जिसने विले पत्थर पर हस्ताक्षर किए वो थी बीकानेर। कौन सी थी? बीकानेर के शासक थे, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह। और बीकानेर रियासत ने सिग्नेचर कर दिए थे 7 अगस्त 1947। अंतिम रियासत वो है धौलपुर। यहां के शासक थे उदयभान सिंह, और सिग्नेचर किए थे एक रात पहले 14 अगस्त 1947 कि हम तो ये कुछ विशेष विशेष क्वेश्चन बन जाते हैं राजस्थान के अंदर रियासतों से। बाकी जो रियासतें हैं वो तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखिए। अब लिखिएगा भारत में केंद्र शासित प्रदेश। भाई रियासतों का तो एकीकरण करेंगे, तो रियासतों में आ गई है। अब हम करते हैं भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश कितने थे आजादी से पहले। ये सबने लिख लिया ना? भारत में केंद्र शासित प्रदेश, भारत में केंद्र शासित प्रदेश, और भारत के अंदर जो केंद्र शासित प्रदेश है एकीकरण के समय उनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 4 हुआ करती थी। केंद्र शासित जो प्रदेश है वो कौन सी श्रेणी में आया करते थे? सी श्रेणी के राज्य थे ये। सी श्रेणी में।
चार कौन कौन से थे? तो एक दिल्ली, एक अजमेर मेरवाड़ा, एक कुर्ग कर्नाटक और एक बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान। ये उस समय चार क्या हुआ करते थे? केंद्र शासित प्रदेश। तो पूछा जाए अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी का राज्य है? सी श्रेणी का राज्य है। ठीक है, चार ही। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? वर्तमान में कितने हैं? कर दो, डबल कर दो, एक का दो, डबल। लिखो आगे, लिखिए राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक था, कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। लिखो, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश, और राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश एक ही हुआ करता था जिसका नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये केंद्र शासित प्रदेश था, इसीलिए इसकी अपनी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी। जैसे आज देख लो दिल्ली में है ना अलग विधानसभा, अलग विधानसभा है क्या? केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो है अपनी अलग है ना विधानसभा। तो उसी प्रकार अजमेर मेरवाड़ा की अपनी एक अलग विधानसभा हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? धारासभा। और इस धारासभा के अंदर कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? 30 सदस्य। इसीलिए इस अजमेर मेरवाड़ा के याद रखिएगा, एकमात्र व्यक्ति जो सीएम बने थे, एकमात्र मुख्यमंत्री, और एकमात्र जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने उनका नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र सीएम कौन? हरिभाऊ उपाध्याय साहब। हरिभाऊ उपाध्याय एकमात्र सीएम बने, कहां के? अजमेर मेरवाड़ा के। चलिए, तो रियासतें हो गई, केंद्र शासित प्रदेश हो गया। अब लिखिएगा अगली लाइन से, हम जो राजस्थान का एकीकरण करने जा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण, ये एकीकरण करेंगे किनका? तो इसके अंदर एक तो रियासतें होगी, उनकी संख्या है 19, एक होगा केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, और वो है आपके एक, और याद रखिएगा 3 है ठिकाने। ठिकाना मतलब? ठिकाना मतलब ठिकाने का मतलब, ठिकाने का मतलब यह है कि ये क्षेत्र जो है वो राजपूतों के हुआ करते थे प्रोपरी, उनको बोलते हैं ठिकाना। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी गाड़ियों पर नाम लिख रखे होते हैं अक्सर, ठिकाना फलाना, मतलब ठिकाना डैश करके गुजर की थड़ी। राजपूतों के जो इलाके हुआ करते थे उनको क्या बोलते थे? ठिकाना। तो ठिकाने कितने हैं? 3। कौन कौन से? निमराना एक, कुशलगढ़ एक, लावा। निमराना कहां पर? अलवर में। कुशलगढ़ कहां पर? बांसवाड़ा में। लावा कहां?
पहले जयपुर रियासत का ही भाग था। वर्तमान की बात करेंगे तो लावा किस में आता है, टोंक में। तो हमें इनका एकीकरण करना है, हमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, हमें केवल इनको पकड़ के इकट्ठा करके डाल देना बस। लिखो, तो हमें इनका क्या करना है, एकीकरण करना है। बांचिए एक बार फटाफट 5 मिनट में सारा जो आपने लिखा है। बांच लीजिए फटाफट। हाँ नरेंद्र भाई बढ़ो, फटाफट, ऐसा नहीं चलेगा। राजस्थान एकीकरण, सबसे पहली बात है शुरुआत। राजस्थान एकीकरण की जो शुरुआत है वो कब हुई, तो देखिए वो हुई है आपके 18 मार्च 1948। ये एकीकरण समाप्त कब होगा, 1 नवंबर 1956। एकीकरण होने में समय कितना लगेगा, 8 वर्ष 7 माह, ठीक है, या 2 वर्ष 11 माह और, चलिए ठीक है। कुल चरण 7, कुल चरण कितने होंगे, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत, समाप्त और इसको होने में लगा समय। इसी के तहत लिख लीजिएगा एकीकरण में, राजस्थान दिवस 30 मार्च, 30 मार्च। एक लिखिएगा राजस्थान स्थापना दिवस, वो है आपकी 1 नवंबर। पिछली बार ऐसा ही में क्या हुआ कि यही पूछा राजस्थान स्थापना दिवस, वहां क्या है कि 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं था, 1 नवंबर क्या नहीं था, ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए उसका राइट आंसर जो है वो कौन सा मान लिया, 30 मार्च। बाकी ये पूरी दुनिया जानती है कि राजस्थान की स्थापना कब हुई, आप खुद जानते हैं कि कब हुई, ठीक है। ठीक है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, वो याद रहेगा आपको। ये नहीं आए तो वो करना है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं, आने वाला है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एकीकरण। लीजिए एक बार फटाफट वापस आपको बता देता हूं क्या क्या पढ़ा है हमने। हम पढ़े हैं राजस्थान का एकीकरण। हमने कहा आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा जब हमें आजाद किया जा रहा था अधिनियम के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसकी एक धारा थी 8, और धारा 8 में यह था कि हम भारत को आजाद कर रहे हैं, आप में से यदि कोई भी रियासत चाहे तो भारत में विलय हो सकती है, चाहे तो पाकिस्तान में विलय हो सकती है, और चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती है। इसी धारा 8 के अंदर संशोधन करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सचिवालय का गठन किया था, जिसका नाम क्या था, रियासती सचिवालय, 5 जुलाई 1947 को, जिसके सचिव किसे बनाया गया था। आपको क्या लगता है अंग्रेजों द्वारा लाया जा रहा अधिनियम, उसके अंदर जो धारा 8 है, इसमें संशोधन सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देंगे? भाई ये तो अंग्रेज लेकर आ रहे हैं ना, आजाद कर रहे हैं हमें, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कह रहे हैं कि इस धारा 8 के अंदर एक संशोधन करना, कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि रियासती सचिवालय के जो सचिव है ना, वीपी मेनन, ये किसके पिए हैं, सर अंग्रेजों के। गुड, ये किसके पिए हैं, नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन के।
और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में ही भारत क्या हुआ था, आजाद। तो अच्छे लिंक थे, तो इनको सचिव बनाया और फिर इनके कहने पर इसमें क्या कर दिया, संशोधन, और घोषणा क्या हुई कि वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी जनसंख्या कितनी हो और वार्षिक आय कितनी हो। ऐसी हमारे राजस्थान में कितनी रियासतें हुआ करती थी, 4। कौन कौन सी, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ये पहली बात पड़ी। फिर हमने पढ़ा कि हम एकीकरण में सबसे पहले लेंगे रियासतें। तो भारत में कुल कितनी रियासतें हुआ करती थी, 565, जिसमें से कितने का विलय हो पाया, 3 का नहीं हो पाया। किस किस का, हैदराबाद, कश्मीर, जूनागढ़। ये आपके राजस्थान के संदर्भ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो रियासतें हैं ये कौन सी श्रेणी के राज्य में, बी श्रेणी के। ए श्रेणी के अंदर बड़े बड़े प्रांत आया करते थे, बंबई, बंगाल, मद्रास, जिसे आप चेन्नई पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतें हैं, तो 19 रियासतें हैं, जिसमें प्रथम रियासत कौन सी है, सबसे नवीन रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर कौन सी है, सबसे छोटी रियासत इधर आपका, ठीक है, एक ही याद रखना, कौन सा, शाहपुरा। इधर फिर राजपूत रियासतें कितनी है, 16, जाट रियासतें कितनी है और मुस्लिम रियासतें कितनी है। प्रथम रियासत जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था कौन सी है, बीकानेर। बीकानेर के शासक कौन थे और कब किए थे। अंतिम रियासत कौन सी है, शासक कौन और कब किए थे। ओके, अगली बात। फिर हमने पढ़ा केंद्र शासित प्रदेश, इनका भी विलय करेंगे। तो उस समय आजादी से पहले हमारे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनका संख्या 4, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, ये कर्नाटक में है, ठीक है, ओब्लिक करके कर्नाटक लिख लेना। बलूचिस्तान जो है वो वर्तमान में कहां है, पाकिस्तान में। और ये सारे कौन सी श्रेणी में आया करते थे, सी श्रेणी के अंदर। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अजमेर, मेरवाड़ा, जिसकी अपनी एक अलग विधानसभा थी जिसका नाम क्या था, धारा सभा। कुल कितने सदस्य थे, एकमात्र सीएम बने थे कौन, ये क्वेश्चन आता है। फिर हमने राजस्थान का एकीकरण शुरू कर दिया है कि किनका एकीकरण करेंगे, तो रियासतें कितनी हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और ठिकाने कितने हैं, कौन कौन से ठिकाने हैं, कुशलगढ़ कहां है और लावा का ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हमने कहा अब शुरुआत हो जाएगी, कब हो जाएगी, राजस्थान एकीकरण की शुरुआत होगी 18 मार्च 1948, समापन होगा किस दिन। इसको एकीकरण करने में समय कितना लगेगा, कुल चरण कितने होंगे, ये और ये। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे, कल नहीं परसों जो एग्जाम हुआ उसमें आया था, ठीक है। कॉपी बंद कर दो, पहले तो कॉपी बंद करो और फोन नहीं निकालना ना, खासकर नरेंद्र भाई मोदी और उसके सहयोगी अमित शाह। निम्न में से एकीकरण के कौन से चरण के तहत, पड़ोसी से नहीं पूछना, एक एक विद्यार्थी से पूछूंगा, ठीक है। कौन से चरण के तहत अपने दिल में दबा के रखना है, वो आदमी नहीं माने केड़ो मानी उन्हें है। प्रश्न को पढ़िए आराम से, एक एक विद्यार्थी को इसका आंसर बताना है, क्योंकि पढ़ेगा बढ़ेगा भारत। जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं है ये हार्ड, ये बहुत ही आप जैसा बिल्कुल हाँ जी, पढ़ लिया, ओके, थैंक यू। कौन सा करके आएंगे आप, ऑप्शन नंबर 4 करके आएंगे आप, बी, आप डी, बी, सी, बी, डी, सी, बी, बी, फेंको स्पीड से, पूरी स्पीड से फेंको, यस, बी, यस, ए, ए, सी, यस, बी। मिल गया, अच्छा नहीं मिला नरेंद्र भाई, बहुत ही मिल गया, किसमें क्या ढूंढ रहा है तू फिर। इसका राइट आंसर है बिल्कुल शाबाश, 30 मार्च 1949 को ग्रेटर राजस्थान का गठन किया गया था। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, अल्टीमेट। हालांकि वहां पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, वहां पर ये ऑप्शन में नहीं था, ये तो मैंने दिया है तूफानी करने के लिए। बाकी सीधे सीधे ऑप्शन थे, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो ये चौथा चरण था। हेडिंग डालिया, चलिए। तो सबसे पहले राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण है, इस प्रथम चरण का नाम क्या है।
तो एकीकरण के प्रथम चरण का जो नाम है वो है आपके मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। ये जो मत्स्य संघ है, ये नाम किसने दिया था? तो के एम मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। इससे पहले भी ये नाम हम पढ़ के आए हैं कहीं पर, जयपुर प्रजामंडल में। किस समय की बात थी वो? कौन थे उस समय जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष? कौन थे जयपुर? देख लो प्रजामंडल आपने पढ़, अभी कहां पढ़े थोड़ी भी। अभी तो जहां से जाएंगे गुफा में घुस जाएंगे और सो जाएंगे। देवी शंकर तिवारी है क्या, जिनका एक समाचार पत्र था जिसका नाम था लोकवाणी। चलो, तो एकीकरण का प्रथम चरण जो है इसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। ये जो मत्स्य संघ है, एकीकरण का जो प्रथम चरण है, इसका जो गठन है वो हुआ है आपके कब? 18 मार्च 1948 को। इस मत्स्य संघ का गठन करके इसका जो उद्घाटन है वो हालांकि हम लिखने में लिखते हैं 18 मार्च 1948 क्योंकि इसका गठन हुआ है। बाकी आप देखेंगे कि अभी तो कौन सी पुस्तकें चलती है? एनसीईआरटी चलती है। उससे पहले कौन सी चला करती थी? उन बुकों में आप देखेंगे उद्घाटन की जो डेट है वो क्या दे रखी है? उद्घाटन हुआ था 17 को, 18 को हुआ था गठन। समझे? राजो को हो 17 तारीख को, शादी हुई 18 तारीख की। समझे? राती जोगा था 17 को, शाम को, और सुबह गाय कर दियो भी आओ, सेम बात है। उद्घाटन हुआ था 17 को और गठन कर दिया था 18 तारीख को। ये जो उद्घाटन है ये कहां पर? तो ये प्रोग्राम हुआ था लोहागढ़ किले में। और लोहागढ़ किला कहां पर है? भरतपुर में। ये जो उद्घाटन हुआ है भरतपुर के अंदर, यहां पर जिस व्यक्ति द्वारा उद्घाटन करवाया गया वो है आपके एनवी गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल। पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गौडगिल। तो ये जो एकीकरण का प्रथम चरण हो रहा है जिसका नाम है मत्स्य संघ, ये नाम के मुंशी द्वारा सुझाव, गठन 18 को है, उद्घाटन 17 को हुआ है। कहां पर हुआ है? लोहागढ़ के अंदर। और उद्घाटन करने कौन आए हैं? एनवी गौडगिल। इस संघ के अंदर जो रियासतें जोड़ी गई थी वो आप देखेंगे कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर ये जो 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 रियासतों को जोड़कर एक संघ बनाया गया जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। कौन कौन सी रियासतें थी? अलवर। जिस समय हम एकीकरण कर रहे हैं उस समय अलवर के शासक कौन हुआ करते थे? तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह। दूसरी रियासत थी कौन सी? भरतपुर। और इस समय भरतपुर के शासक कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। कौन थे? ब्रजेंद्र सिंह। तीसरी रियासत कौन सी है? धौलपुर। और इस समय धौलपुर के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम क्या है? उदय भान सिंह। उदय भान सिंह। और जो चौथी रियासत है उसका नाम है करौली। और करौली के इस समय शासक हुआ करते थे कौन? गणेश पाल। तो इन सभी शासकों को साथ में बैठाया लोहागढ़ में और इनकी पार्टी वार्टी हुई और उसके बाद में फिर कौन से संघ का गठन हो गया? इन चारों को मिलाकर मत्स्य संघ का। अब कोई संघ बना है इसका मतलब इसके लिए कोई ना कोई पद भी जरूर बनेंगे। लेकिन एक बात विशेष है कि ये जो सभी रियासतें जोड़ी गई है 4, इन 4 रियासतों को जोड़कर एक संघ बना है। कौन सा? मत्स्य संघ। तो इन चारों रियासतों का जो क्षेत्रफल हुआ करता था वो हुआ करता था आपके 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। इन चारों रियासतों के अंदर हम यदि जनसंख्या की बात करें तो इनकी जनसंख्या हुआ करती थी 18.38 लाख। और इनकी जो टोटल वार्षिक आय है वो हुआ करती थी आपकी कितनी? 184 लाख। इन चारों को जोड़ने के बाद में हुआ ये। तो एकीकरण का प्रथम चरण नाम क्या है? मत्स्य संघ। किसने दिया? के मुंशी ने। गठन कब है इसका? उद्घाटन कब है? कहां है? किसने किया? कौन सी रियासतें हैं? क्षेत्रफल कितना है? जनसंख्या कितनी है? इसका मतलब कोई संघ बना है तो कुछ पोस्टें बनेगी। और इसी क्रम में कुछ पोस्टें बनी जिसमें सबसे पहले जो सबसे प्रमुख पोस्ट हुआ करती थी वो थी आपके राज प्रमुख। राज प्रमुख इसीलिए क्योंकि ये हमेशा सभी एकीकरण में जारी रहेगी और वर्तमान के अंदर भी आज है, बट नाम जरूर बदल दिया गया इसका, और वो है आपके राज्यपाल। अच्छा क्वेश्चन आता है, राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया था? अरे मैं पूछा हूं, आपको बताऊंगा नहीं। मैंने आपसे पूछा आई शपथ कि राज प्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल कब किया गया? कौन सा संविधान संशोधन था वो? क्यों 5वां क्यों नहीं भाई? अच्छा, छठा ही आया होगा दिमाग में, बाकी 7वां है। कौन सा है? 7वां संविधान संशोधन 1956। राज प्रमुख का नाम बदलकर क्या किया गया था? राज्यपाल, गवर्नर। और प्रथम गवर्नर कौन बने थे?
ये ऐसा कोई क्वेश्चन आया था सीटी में कि राजस्थान के प्रथम गवर्नर कौन थे, उसमें पहला ऑप्शन दे रखा था मान सिंह, दूसरा ऑप्शन दे रखा था गुरुमुख निहाल सिंह। कुछ विवाद सा उठा था ऐसा कि नहीं प्रथम गवर्नर मान सिंह है, ऐसा कुछ विवाद। पर आप तो विवादों से बाहर रहते हैं ना, आप तो अपनी गुफा में सोते रहते हैं और आपकी गुफा में कोई विवाद नहीं है। वाह क्या बात है, क्या बात है साहब, है जी। नहीं 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 आना, बाहर आना ही नहीं है। तो राज प्रमुख बनाया गया था किसे, उदयभान सिंह को। किसे बना दिया गया, उदयभान सिंह को। लेकिन आपको बता दें कि सभी एकीकरण में हम यही पढ़ेंगे कि जो जिस संघ की राजधानी बनेगी ना, उसी राजधानी का जो शासक है वो क्या बनेगा, राज प्रमुख। लेकिन यहां पर अलग है, यहां पर इस मत्स्य संघ की राजधानी तो कौन सी है, अलवर है, लेकिन राज प्रमुख जो बना है वो कौन है, उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह कौन सी रियासत के राजा हैं, धौल। देखो आजकल क्वेश्चन ये आते हैं कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन सी रियासत के थे, कौन सी रियासत के थे, धौलपुर के। क्या नाम है, ये वसुंधरा राजे सिंधिया के ससुर जी हैं, मैडम के ससुर जी हैं ये। हाँ तो राजधानी कौन सी है, अलवर, लेकिन राज प्रमुख कौन है, अरे उदयभान सिंह। तो आप ऐसा नहीं पूछेंगे कि ऐसा क्यों है यहां कि अलवर के राजा को राज प्रमुख क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो इस समय कैद हो रखे थे। क्यों, तो वो तेज सिंह जो है अलवर के शासक, ये गांधी जी की हत्या के तहत कैद थे। शक था कि गांधी जी को मरवाने में ये बड़ा तेज है, मतलब ये तेज सिंह अंग्रेजों का था ना, तो गांधी जी के हत्या केस में कैद थे। कौन, तेज सिंह। इसके साथ में एक और भी बंदा था, इसका साथी था खर्रे। खर्रे कौन था, खर्रे। और ये कौन, तेज। दोनों बड़े तेज थे। इसीलिए यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि राजधानी जो है वो तो है अलवर, लेकिन राज प्रमुख जो बना है वो बना है धौलपुर का। कौन, उदयभान सिंह। जब इनको बनाया गया था ना तभी इन्होंने साइन किए थे विल्ले पत्र पर। और आपको पता ही होगा विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत है ये। वैसे अंतिम रियासत इसीलिए भी रही क्योंकि जनता से पूछा गया था, जनमत लिया गया था कि धौलपुर वाले आप राजस्थान में आएंगे कि यूपी में जाएंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो मेज थोड़ी उधर से भी खाती थी। तो आखिर में धौलपुर वालों ने कहा नहीं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे राजस्थान को, है जी यही रहेंगे वहां। कहां ए बबुआ, कहां करेंगे ए बबुआ, हाँ? वरना भी ऐसे कहते बबुआ देख इधर। तो ये तो राज प्रमुख। और उप राज प्रमुख किसे बनाया गया, अरे शाबाश, उप राज प्रमुख बनाया गया किसे, गणेश पाल। देखो सभी रियासतों में कुछ ना कुछ जाएगा। अलवर में राजधानी गई है, धौलपुर वालों को क्या मिला है, राज प्रमुख। करौली वालों को क्या मिल गया है, उप राज प्रमुख। और भरतपुर में ही तो हुआ है क्या, उद्घाटन। इसमें ब्रजेंद्र सिंह को भी कुछ बनाते, लेकिन हुआ क्या था कि ब्रजेंद्र सिंह के एक भाई थे जिनका नाम है मान सिंह। उन्होंने जब ये मामला हो रहा था ना, उस समय एक नारा दे दिया था, जाट झंडा खतरे में है। मतलब फिर वो थोड़ा जातिवाद से जुड़ गया था, इसलिए इनको थोड़ा सा बाहर रखा था कि नहीं नहीं तो ठीक हो। इसलिए इसका जो उद्घाटन है वो कहां किया गया था, प्रोपरी भरतपुर। तो इसका भी हमें नाम लिखना है, ब्रजेंद्र सिंह के भाई जिनका नाम था मान सिंह, जिन्होंने नारा दिया था जाट झंडा खतरे में है। लिखो राज प्रमुख और कौन, राजधानी और उपराज प्रमुख। उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री, एक पद और बना, कौन सा, प्रधानमंत्री। और यहां पर जो प्रधानमंत्री बने वो है आपके कौन, शोभाराम कुमावत। और शोभाराम जो कुमावत जी हैं ये आपके कहां से हैं, अलवर से हैं। इनको जब प्रधानमंत्री बनाया गया था तो जुगल किशोर चतुर्वेदी नाराज हो गए थे, दूसरे नेहरू बोला नहीं हम जा रहे हैं। अरे क्यों, अरे रुको भगवान थे ही, रुको। उनको क्या बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री। और उप प्रधानमंत्री एक को नहीं, दो लोगों को बनाया, जुगल किशोर चतुर्वेदी और गोपीलाल यादव। नाम सुना है क्या, गोपीलाल यादव। ये दोनों ही कहां से हैं, भरतपुर से हैं। तो नाम तो आपको याद रखना ही है, कौन सा बंदा कौन सी पोस्ट पर है, बट और ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है कि ये कौन सी रियासत से हैं, ये सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारी पोस्टें हो चुकी है, उतारो। लेकिन ये केवल संघ बना है, राजस्थान में विलय नहीं हुआ, इसका संघ बना के छोड़ दिया।
इसका विलय आगे करेंगे हम, इसकी फिर चर्चा होगी 5वें चरण में। ठीक है, उतार लीजिए। वहां पर आप लिख लो कि वो बरजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह झाड़ झंडा खतरे में, लिख ही लो। ऐसा इसलिए क्योंकि भरतपुर भरतपुर ये धौलपुर रियासतें हुआ करती थी जाटों की, अब ये रियासतें किसी अंडर में जा रही है, इसका मतलब क्या है, वर्चस्व खत्म हो रहा है, इसलिए बोल दिया। कहीं कहीं दिक्कत? हाँ, आखिर करनी पड़ी साहब, करनी पड़ती है, क्योंकि फिर ये जातिवाद हो जाता है ना। हाँ, लिख लिया सबने? तो इधर से एकीकरण का प्रथम चरण का नाम है मत्स्य संघ, नाम दिया के मुंशी ने, गठन हुआ है 18 मार्च 1948 को, उद्घाटन जो है वो 17-18 दोनों में से जो भी आए वो आप देखना, और कहां पर, तो लोहागढ़ में, और गठनकर्ता कौन है, एनवी गोडगिल। 4 रियासतें हैं इसमें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कौन सी, करौली। ये लिखा नहीं लिखा आपने रियासतें ऐसे करके? भाई रियासतें 4 कौन कौन सी, तो ये रही 4 रियासतें, ये रही, और फिर इनमें से शासकों के नाम, क्षेत्रफल कितना, जनसंख्या कितनी, और इसकी टोटल वार्षिक आय कितनी। उसके बाद में फिर हमने पढ़ा राज प्रमुख कौन थे, राजधानी कौन सी, उपराज प्रमुख कौन, प्रधानमंत्री कौन और उप प्रधानमंत्री। अब ये एक संघ बनाया गया है, संघ बना के छोड़ दिया, इसका अभी राजस्थान में विलय नहीं हुआ है, इसका जो विलय होगा उसके तहत एकीकरण का 5वां चरण बनेगा, तो इसकी बात आगे और करेंगे। बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये, है जी। हाँ, ये मत्स्य संघ के जो क्षेत्रफल, जनसंख्या और वार्षिक आय है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसी के ध्यान रखना, और किसी के नहीं, बट इसके ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें 1-2 बार। संघ बना के छोड़ दिया था ना स्पेशल इसीलिए, वरना क्या है कि ये संघ स्वतंत्र भी रह सकता था, संघ तो स्वतंत्र रह सकता, देख लो कंडीशन तो पूरी कर ही रहा है ना भाई, 18.38 लाख है जनसंख्या और वार्षिक आय भी कितनी है, 184 लाख, तो वो कंडीशन तो पूरी कर ही रही है चारों मिलकर। तो लिखे दूसरा, पहला क्लियर, हेडिंग लगाइए एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का दूसरा चरण, एकीकरण का दूसरा चरण। एकीकरण का जो दूसरा चरण है उसका नाम है आपके पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, जी पूर्वी राजस्थान संघ। ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसका जो गठन है वो कब हुआ है, 25 मार्च 1948। इसका जो उद्घाटन है वो कहां पर हुआ है, कोटा किले में, कोटा दुर्ग, 1857 क्रांति कोटा दुर्ग। क्या है, 1857 क्रांति का दुर्ग कहा जाता है किसे, कोटा दुर्ग को। जैसे 1857 क्रांति की समाधि स्थल किसे कहते हैं, शिखर को। देवी किसे कहते हैं, और कर्ण किसे कहते हैं, 1857 क्रांति का कर्ण, कर्ण भामाशाह के दो, अमरचंद भाटिया, ओके। और उद्घाटनकर्ता कौन है, उद्घाटनकर्ता कौन है, वही नर हरि विष्णु गोडगिल, एनवी गोडगिल, नर हरि विष्णु गोडगिल, एनवी। रियासतें और प्लस क्या होगा, एक ठिकाना होगा। रियासतों की संख्या तो कितनी है, 9, और ठिकाना कौन सा है, एक कुशलगढ़। और इस समय इस कुशलगढ़ के जो ठिकानेदार हैं उनका नाम क्या है, हरेंद्र सिंह,
उतारो। फिर नो रियासतें, नो रियासतों के राजा, सारे लिखेंगे। बड़े बड़े टीचर चली थी, बीच में हुई नहीं, कुछ नहीं, वापस पकड़ ले। सर आपने नरेंद्र मंडल नहीं लिखा यार। हाँ, माय गॉड, ये गलती हो गई, सॉरी सॉरी सैनी साहब, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आपकी जो कॉपी है ना, जिसमें आप ये मतलब बड़े अच्छे ढंग से लिख रहे हैं, उसमें आप धीरे से, पता नहीं चलना चाहिए किसी को, धीरे से परजमनल खोल लेना, परजमनल की पहली लाइन देखना है ना। आगे अगला लिखो, ये लिख लिया, पूर्वी राजस्थान संघ जिसका गठन कब हुआ है, 25 मार्च 1948। उद्घाटन कहां पर हुआ है, किसने किया है, और विलय कौन कौन सी, नो रियासतें, और एक क्या होगा, ठिकाना। अब देखो नो रियासतें कौन कौन सी है, लेकिन चिंता मत करो आप, आपको परफेक्ट तो कर ही दूंगा मैं, समझा तो दूंगा अच्छे से, कहीं जीवन में धोखा नहीं खाएंगे आप। अब खा लिया पहले से, वो तो अलग चीज है, उसका तो क्या ही करूं मैं, लेकिन अब नहीं खाने दूंगा, अब नहीं खाने दूंगा। तो नो रियासतों में लिखो नंबर 1, एक नंबर लिखो किशनगढ़, लिख लो, साथ साथ में लिखो, आप पीछे रह जाएंगे फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कोई धोखा देगा। लिखो किशनगढ़, किशनगढ़ है ना, किशनगढ़ रियासत, इसके शासक हैं कौन, सुमेर सिंह। कौन है, सुमेर सिंह। नंबर 2, टोंक, टोंक के कौन है, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। नंबर 3, शाहपुरा, सुदर्शन देव। इनकी तो, ये तो देवता आदमी है, कौन है ये, देवता आदमी, ये तो देवता निकला। इसलिए आपको पता होगा, ये वो राजस्थान की प्रथम रियासत है जहां पर सर्वप्रथम क्या हुई थी, उत्तरदायी शासन की स्थापना। क्या डेट थी उसकी, लिख लिया, शाहपुरा लिखा आपने, सुदर्शन देव। नेक्स्ट आगे लिखिए, नेक्स्ट आगे, आप ध्यान मत दीजिए, मैं सब लिखा दूंगा आपको, चिंता मत करिएगा आप, ठीक है। बूंदी, बूंदी के शासक कौन है, बूंदी के बहादुर है जी, बूंदी के बहादुर सिंह। उसके बाद में फिर आगे वो है आपके नंबर 5, कोटा। ये शासक बड़े कमाल के हैं जी, ये वे शासक हैं जो जहां पर भी जाएंगे वो इंतजार करते हैं कि मुझे कौन सी पोस्ट दी जाएगी, और जब लगेगा कि पोस्ट नहीं देंगे तो ऐसे अचानक से कुर्सी पर बैठे और ऐसे उठेंगे, हाँ भाई जाऊं मैं, तो फिर सारे, अरे रुको रुको, क्योंकि कोटा जाने का मतलब क्या है, फिर कोटा नहीं जाएगा, फिर कोटा, बूंदी और झालावाड़ ये तीनों जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तो फिर एक ही गण नहीं रहेगा। इसीलिए ये वो बंदे हैं जो यहां से शुरू होंगे पोस्ट पर, और अंतिम समय तक ये अपने पोस्ट पर रहेंगे, कोई ना कोई पद जरूर दे, अगर सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम नहीं तो कृषि मंत्री, कृषि मंत्री नहीं तो स्वास्थ्य मंत्री, कुछ ना कुछ तो देंगे ही देंगे इनको, और नहीं देंगे तो ले भाई मैं जावा, मां गाड़ी जावे। फिर लिखो झालावाड़, नंबर 6, झालावाड़। झालावाड़ के थे कौन, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र। उसके बाद में फिर है प्रतापगढ़, नंबर 7, कौन सी रियासत है,
प्रतापगढ़। इस प्रतापगढ़ रियासत के शासक का नाम वैसे तो देखो आप पढ़ते हैं तो प्रताप सिंह मिलता है, बट एक नाम और मिलता है, अंबिका प्रसाद सिंह। क्या नाम है, ध्यान रखना, ये जब ऑप्शन में हो तो यही करके आना है, वरना प्रताप सिंह, अंबिका प्रसाद सिंह। लिखो अंबिका प्रसाद सिंह, अंबिका प्रसाद सिंह। उसके बाद में फिर अगला लिखिएगा, अगली रियासत जो है वो यहीं पर है, जिसका नाम है 8 नंबर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के जो शासक थे ये तो अलग ही थे, ये तो मतलब उस समय भी फेसबुक वाले कमेंट किया करते थे अलग ही लेवल में से, डायरेक्ट फेस टू फेस। जब हस्ताक्षर की बात आई थी तो इन्होंने कमेंट किया था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। बांसवाड़ा के शासक जिनका नाम क्या था, चंद्रवीर सिंह, चंद्रवीर सिंह। लिख लो, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आप सोचिए कि जब हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम अपने सभी रिश्तेदारों को एक जगह नहीं बैठा पाते हैं। बेकनी चाचा को ना, काका को ना, काका किसका ये, चाची को ना, चाची रिशा ये भी खेत में, गांव में बहुत ज्यादा लफड़े हैं ये, तो उनको एक साथ में नहीं बैठाया जा सकता। सोचिए ये अलग अलग रियासतों के राजाओं को एक साथ में बैठाना बहुत बड़ी बात थी। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो भारत के क्या कहलाते हैं, लोहे पुरुष है वो। पता नहीं उनका कलेजा कितना मजबूत रहा होगा, जब ये गए थे इन शासकों के पास में तो शासकों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा। भाई जैन आपा के घर भी हुए और यदि चाचो रिशा जावे पर आपा जावा चाचा मन कि नहीं चाचा चालनो पड़ी, जो चाचो बीटेम गाई करे, बीटेम वो तरकस मुतीर काटे और यहां का ठोके आपा के, मतलब बोली से कि तुम बीटेम गाई गिरियो तांगल लुगे गली बीच में, मतलब इन्हें नहीं बातें गई वो। लेकिन उस समय हम अपने आप को रोक लेते हैं, क्यों, क्योंकि आपा घर में टाणो है, आपा टाणो काटनो है, टाणो काट दिया 25 मिनट टांग तोड़ काटा, लेकिन एक बार टाणो काट दिया, समझ गए आप। तो इन सभी रियासतों के राजाओं को एक साथ में बैठाना बहुत बड़ी बात थी जी। लोहा अच्छा पता नहीं चला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कह रहे इधर से गई, सॉरी 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 सॉरी, मैं वापस कहूंगा, ठीक है। अगला लिखिएगा डूंगरपुर। तो इनको बड़ा मुश्किल था जी डूंगरपुर, और डूंगरपुर के शासक कौन थे, लक्ष्मण सिंह। तो इन सभी 9 रियासतों के ये राजा आप लिखिए, ठीक है। नहीं नहीं, ये तो राजस्थान के अब इस भाग में दिख रहा है ना, जिस समय ये बन रहा है राजपूताना, उस समय तो ये भाग भी इधर ही है, ये ऐसे, ये गुजरात का एरिया हम नहीं दिया है उनको, इधर मालवा भी हम नहीं दिया है। इसीलिए तो देखो चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, वो 84 वास्तव के रूप में तो कहां है, एमपी में है, लेकिन हमने अपनी किताबों में आज भी क्या लिख रखा है कि वो चित्तौड़गढ़ में है, क्योंकि ये पहले पूरा एरिया कहां था, इस राजपूताना में। जैसे इधर की बात हम करते हैं तो जैसे एक बांध है कंडाना बांध, वो हकीकत में तो गुजरात में है, लेकिन हमने अपनी किताबों में क्या लिख रखा है, मांको है, क्योंकि हमने उनको दिया है। तो इधर वाला इलाका, इधर वाला, हम क्या है राजस्थानी लोग, इनसे जब कोई सहायता मांगता है ना तो ये पूरी सहायता करते हैं, पूरी कंप्लीट। इसीलिए आप देखेंगे राजा महाराजाओं के समय से जब बाहर से कोई पासवान आती थी ना सहायता मांगने, तो वो पूरी सहायता करते, उठा के दरबार में रखते। हाँ हकीकत है। लिखो, ये 9 रियासतें हुआ करती थी, लिख लिया रियासतों के नाम और ये राजाओं के नाम। अब लीजिए बना देते हैं पदाधिकारी, लिख लिया सबने, ये भी लिख लिया, कमेंट इसको लाइक करना है ना, मतलब टिक करना है इस पे, कमेंट पर लाइक करो, ऐसे टिक करो, आएगा एग्जाम में पक्का। फिर लिखो राजधानी, सबसे पहले देखो मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, अलवर, और इस संघ की राजधानी कौन सी है, लिखो कोटा। उसका राज प्रमुख कौन था, मत्स्य संघ का, और इसके राज प्रमुख कोटा, कोटा के शासक कौन, भीम सिंह। इन्होंने कहा बना रहे हो जाऊं, तो क्या, रुको भाई, इनको बनाया। उप राज प्रमुख किसे बनाया, बूंदी वाले को, क्या नाम है, बहादुर सिंह। और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री किसे बना दिया, प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, शाहपुरा वालों को, गोकुल लाल असावा। और उसके प्रधानमंत्री कौन थे, यस, कहां के थे वो, अलवर के। हालांकि आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं ना, पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे ना तब आप ये जरूर पढ़ेंगे कि शोभाराम कुमावत जी जो है वो कुछ मंत्रिमंडल में भी हुआ करते थे हीरालाल शास्त्री की सरकार के समय। वो आप पॉलिटी में पढ़ते हैं क्या, है जी, न पढ़े तो पढ़ो, नहीं पढ़े कंप्लीट। दूसरा चरण, ओम प्रकाश पहले चरण में ठिकाना लिखा दो। नहीं, वो ठिकाना विलेज जिस चरण में होगा ना वो 5वां चरण है, इसलिए मैंने नहीं लिखाया, क्योंकि वो पूछ लेगा कभी कि राजस्थान के अंदर निम्राना जो ठिकाना है उसका राजस्थान के अंदर विलय कब हुआ था, तो फिर वो पहले में नहीं हुआ था, 5वें में हुआ था, इसलिए वो डायरेक्ट 5वें में लिखूंगा मैं। ये राजस्थान में विलय नहीं हुई अभी, ये केवल संघ बना के छोड़ दिया गया। किसका, हाँ बिल्कुल,
मैंने लिखा है इसीलिए नहीं क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे गलती हो जाएगी, वहां आपके जहन में रह जाएगा सर ने पहले चरण में लिखा दिया था। राजस्थान में विलेज जब होगा ना 5वें चरण में, उस समय लिखूंगा मैं, और स्पेशली नोट करके आखिर में तीनों ठिकाने लिखा देंगे आप कौन से चरण में हो रहे, ठीक है। बाकी देखो जो ठिकाना जिस रियासत का भाग है, जिस समय वो रियासत विलय होगी उसी समय वो ठिकाना भी विलय हो जाएगा। अब देखिए जैसे यहां पर कौन सा ठिकाना विलय हो रहा है, कुशलगढ़। कंप्लीट। लिखिए एकीकरण का तीसरा चरण। लिखिए एकीकरण का तीसरा चरण। और एकीकरण का जो तीसरा चरण है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हैं? क्या अचानक से निकला क्या सर, इसका नाम पूछ रहा हूं मैं, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ। क्योंकि वो जो पूर्वी राजस्थान संघ हम पढ़ के आए हैं ना, इस पूर्वी राजस्थान संघ के तहत एक रियासत और विलय होगी, इसीलिए कौन सा चरण बना है, तीसरा चरण। जबकि हकीकत तो यह है कि इस तीसरे चरण में आप देखेंगे कि केवल एक रियासत विलय हो रही है और वो उदयपुर हो रही है। उदयपुर के जो शासक थे उनका नाम था भूपाल सिंह। वो भूपाल सिंह स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने दिल्ली गए थे और बोला था कि मैं भी यही चाहता था कि एकीकरण हो। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो एकीकरण हम पढ़ रहे हैं, इस एकीकरण की शुरुआत तो कब हो रही है, 18 मार्च 1948 में। जबकि मेवाड़ के जो महाराणा है भूपाल सिंह, वो इस राजस्थान का एकीकरण करने का विचार 1946 में कर लेते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि राजस्थान की रियासतों का विलय हो रहा है एकीकरण के तहत, तो भोपाल सिंह स्वयं गए थे, भोपाल सिंह वहां सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने। तो पटेल साहब ने उनको बताया कि सॉरी आप लेट हो गए एक दिन के लिए, क्योंकि जो दूसरा चरण है जो पूर्वी राजस्थान संघ है, इसमें जो 9 रियासतें विलय होने वाली है उसकी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो बन चुकी है। इसीलिए कहा, उनको आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, जल्दी आपकी रियासत भी विलय करेंगे। इसीलिए केवल एक रियासत के लिए कौन सा चरण बना था, तीसरा चरण। और आप देखेंगे कि इसका जो गठन है वो कब हुआ है, कब हुआ है, देख लो 18 अप्रैल 1948 को। जबकि दूसरा चरण कब हुआ है और पहला कब हुआ है, ये देखो। इसका जो उद्घाटन है वो कहां हुआ है, सिटी पैलेस में। और देखो सिटी पैलेस उदयपुर पड़ा, पिछोला झील में जो बना हुआ है ना, जग निवास महल, वही है ये। तो और देखो उद्घाटन करने कौन आए यहां पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जाए स्वयं, या आप जैसे लोग कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उद्घाटन करता। फिर इस चरण में तो कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि राजधानी जो बनेगी, सॉरी उसके बाद में लिखो फिर विलय, विलय भी तो करना है ना। विलय किसका हो रहा है, उदयपुर का। कौन सी रियासत विलय हो रही है, उदयपुर। इसलिए राजधानी भी जो बनी इस चरण की, वो राजधानी भी कौन सी बनी, उदयपुर रियासत, राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख कौन बनेंगे, महाराणा भोपाल है, भोपाल है, भोपाल सिंह, महाराणा भोपाल सिंह। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को, माणिक्यलाल वर्मा को। उपराज प्रमुख देखेंगे तो किसे बनाया गया है, वो कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि वो राज प्रमुख के लिए कह रहे थे, लेकिन फिर महाराणा आ गए ना सामने भोपाल सिंह, तो भीम सिंह ने कहा कोई अरे कोई नहीं, कोई नहीं है, मोटा थोड़ी हमें, तो मान गए बेचारे। कौन, भीम सिंह कोटावाले। अब उसके बाद में एक बात नोट करके लिखनी, राजस्थान एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो महाराणा भोपाल सिंह द्वारा किया गया था 1946 के अंदर, राजस्थान यूनियन के नाम से। अगर उस समय हो जाता तो फिर कोई एकीकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, केवल राजस्थान यूनियन पढ़ते अच्छे से। जिस प्रकार महाराणा भोपाल सिंह, वही ये भीम सिंह लिखा है ना नोट में, इसी नोट में लिखना, भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया। ये नोट में दूसरी बात, राजस्थान यूनियन 1946। अब देखो लिखो, ये लिख लो, तीसरा चरण लिख लो। पहला चरण केवल मत्स्य संघ के नाम से बना था, संघ बना के छोड़ दिया गया, ठीक है, कि इनका बाद में देखेंगे। फिर दूसरा चरण, दूसरे चरण में कितनी रियासतें हो गई, 9। इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि अभी तक जो राजस्थान में है वो आपके 10 रियासतें विलय हो चुकी है साहब, 10 रियासतें और एक ठिकाना बची हुई है अभी तक। कितनी रियासतें, 9 रियासतें, 2 ठिकाना और 1 केंद्र शासित प्रदेश बाकी है अभी भी। चलो आगे, चलो लिख लिया सबने।
लिख ली? कॉपी बंद कर दो प्लीज, लिखो लिखो फिर लिखो। किसने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? चंद्रवीर सिंह। आप भी ऐसे लिख देना गुफा में जाकर कि मैं अब पढ़ाई करूंगा। हाँ, उपराष्ट्र प्रमुख के रूप में रहेंगे, बिल्कुल। शेम जो है इधर, वो शेम रहेंगे इधर। आ गया ये रहा। लिख लिया सबने? कॉपी बंद कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है जी? लिखे आगे? कॉपी, अच्छा कॉपी बंद करवा दी तो कॉपी बंद कर दो। एक एक विद्यार्थी से क्वेश्चन है, ठीक है? पड़ोसी से बात नहीं करनी है। ओके। ये जो क्वेश्चन लिखा रहा हूं अभी 4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ उसमें आया था। निम्न में से एकीकरण के कौन से चरण में, बिल्कुल पड़ोसी के साथ चर्चा नहीं करनी है ना, कैसा मैं आपको मेरी अभी तक देख लेना, इसके बाद में वक्तृत्व पे टॉपिक बाकी है। कब? कल कब पूछ लिया? कल क्यों पूछा आपसे? तो गलत हुआ, ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। कल कब पूछा? पूछा था तो अब कॉपी में लिखो, फिर जहां तक लिखा उसके जस्ट आगे लिखो ये। ओ माय गॉड, ये तो मोहे मोहे हो गया है? आपके जमाने में क्या बोलते हैं वो? हाँ हमारे जमाने में बोलते थे डांस मिल गई। लिखो ये बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन। ग्रेटर राजस्थान का गठन, आंसर लिख लीजिएगा, 30 मार्च 1949। और अब यही हम चरण पढ़ने वाले हैं। मतलब अच्छा क्वेश्चन था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने आपसे पूछ लिया होगा कभी। लिख लिए? हेडिंग लगा लो फिर, एकीकरण का चौथा चरण। नहीं, गुड नहीं है। ओके तो एक बार तो इन सभी रियासतों के राजाओं के नाम बता दोगे ना? 15 रियासतों के राजाओं के नाम। यस, इधर ऊपर की तरफ देखो, 15 रियासतों के राजाओं के नाम बता दोगे? कॉपी बंद करो। हाँ साहब, कॉपी बंद करो। हाँ साहब, आप ही। यस, और आप ही खड़े हो जाओ जी। मैं ही तो हूं, मैं और किसी है। यहां से जाकर गुफा में चले जाओगे, कम से कम यहां बाहर रहो थोड़ी देर। किशनगढ़ के शासक कौन थे? ये क्या पूछ लिया, हमें तो अलवर का पता था, फटाफट अलवर का ही देखा। गर्ल्स में से बताएंगे, देख सुनो। सुमेर सिंह, बेट सुमेर सिंह कौन थे? सुमेर सिंह। शाहपुरा के कौन थे? गर्ल्स बताइए। कौन? सुदर्शन देव। ओके ओके ओके। इधर से आप बता दीजिए, डूंगरपुर के कौन थे? और बांसवाड़ा के? टोंक के कौन थे? गर्ल्स। झालावाड़ के कौन? मुझे लगता है मैं इनको हार्ड हार्ड पूछ रहा था ना। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अपने आप। भरतपुर के कौन थे? पर सर ये भी तो हार्ड ही है। करौली के कौन थे? करौली के गणेश भरतपुर के देखो, अलवर के राजा कौन थे? भरतपुर के कौन थे? धौलपुर के कौन थे? करौली के कौन थे? किशनगढ़ के कौन थे? टोंक के कौन थे? शाहपुरा के कौन थे? डूंगरपुर के कौन थे? बांसवाड़ा के कौन थे? प्रतापगढ़ के कौन थे? झालावाड़ के कौन थे? कोटा के कौन थे? बूंदी के कौन थे? और उसके बाद में उदयपुर के कौन थे? बस कंप्लीट। चलिए बाकी चर्चा करेंगे कल। एकीकरण का चौथा चरण जी, एकीकरण का चौथा चरण। देखिए पहला चरण कब हुआ था? 18 मार्च को। दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च को। तीसरा चरण कब हुआ था? 18 अप्रैल को। क्या मार्च मार्च करता है जी। और चौथा चरण और चौथे चरण का सबसे पहले तो लिखिएगा नाम। चौथे चरण का जो नाम है वो है आपके वृहत राजस्थान संघ। कौन सा है? वृहत राजस्थान संघ। इसका नाम वृहत राजस्थान संघ इसीलिए रखा गया था क्योंकि इस चरण के अंदर जो रियासतें विलय हुई थी वो बड़ी बड़ी रियासतें थी। हालांकि आप देखेंगे कि चौथा चरण जो है उसका गठन होता है कब? 30 मार्च 1949।
इसी दिन गठन होता है किसका? ग्रेटर राजस्थान का। पूछा जाए ग्रेटर राजस्थान की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। और इसी गठन के साथ एक दिवस मनाया गया था, राजस्थान दिवस। देखो, कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं आपको डरा रहा हूं सीधा सीधा, सच में। क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का प्रथम राजस्थान दिवस कहां मनाया गया था? प्रथम जो है वो कहां मनाया गया था? बाकी वाले कहां मनाए जा रहे हैं कोई लेना देना नहीं, प्रथम कहां मनाया गया था? दबा के रखना है, तो प्लेट के साथ में दबा लो इसको भी। यस, बहुत अच्छा और बेहतरीन सा क्वेश्चन नहीं है ये? बहुत गजब का क्वेश्चन बनता है ये। और ऐसी बात नहीं है, आज भी ये वही मनाया जाता है। ये लो, उसकी खास बात है, जब भी मनाया जाएगा वही मनाया जाएगा जहां पर पहला मनाया गया था। है जी? नहीं, वो तो मैं ऑप्शन दे सकता हूं, आप कहेंगे तो। ऑप्शन दो क्या? पहला ऑप्शन है जवाहर कला केंद्र, दूसरा ऑप्शन है अल्बर्ट हॉल, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर हाउस, चौथा ऑप्शन है रामबाग पैलेस जयपुर। शाबाश, बीकानेर हाउस नई दिल्ली। कहां मनाया गया था? और आज भी वही मनाया जाता है ये। आज भी कहां मनाया जाता है ये? बीकानेर हाउस, जो कि कहां पर बना है? नई दिल्ली में। ध्यान रखना, पूछा तो नहीं गया है, लेकिन मूड खराब हो जाए उसका आपको देखकर तो पूछ ले वो। बीकानेर हाउस नई दिल्ली। इस चौथे चरण के अंदर जिन रियासतों का विलय हुआ था, विलय हुआ है कितनी रियासतों का? 4 रियासतों का। और 4 रियासतों के साथ में एक क्या हो रहा है? एक क्या हो रहा है? ठिकाना। 4 रियासतें और एक ठिकाना। 4 रियासतें कौन कौन सी है? सबसे पहले जयपुर, जयपुर के साथ में जोधपुर, जोधपुर के साथ में जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ में बीकानेर। जी, 4 रियासतें। और एक ठिकाना जो विलय हो रहा है ना, वो है लावा। कौन है? लावा। और इस समय लावा ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? कुशलगढ़ लिखा था हमने, बांसवाड़ा में है वो, दूसरे चरण, हरेंद्र सिंह। इस समय लावा के जो ठिकानेदार हैं वो है आपके प्रदीप सिंह। कौन है? प्रदीप सिंह। ठिकानेदार कौन है? प्रदीप सिंह। आपको पहले लिखा दिए थे ना? पेज पलटो, और पेज पलटो। रुको रुको, अच्छा आपने लिखा नहीं थे क्या? है नहीं थे ना? उस समय आपको यूनिक लिखा था एक साथ, प्रदीप सिंह। तो आज यदि हम बात करेंगे 30 मार्च जो कि आने वाला है, 30 मार्च 2025 को राजस्थान का कौन सा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा? जोड़ बाकी कर लेंगे आप, बस वो उतना ही मनाया जाएगा। करके लिखो, तो जोड़ बाकी करके लिखो। 30 मार्च 2025 को कौन सा मनाया जाएगा? 25-50, 76वां, 76वां। और आजादी दिवस कौन सी मनाई गई थी अभी? 15 अगस्त को कौन सा मनाया गया था? तो 20 में तो बनी थी, 25 में आगे होगी। देख लेना आप अपने हिसाब से, जो भी है। आपको अपनी ऐसे मतलब जन्म डेट से कितने साल के हो गए निकालना आता है क्या? अपनी निकालो निकालो, कि मतलब मैं इतने साल का हो गया फिर भी कुछ खास पता चल नहीं रहा मुझे। चलिए, ये इससे चौथे चरण के अंदर रियासतें और एक ठिकाना क्या हो रहा है? विलय हो रहा है। इसके अंदर प्रमुख पदाधिकारी, लेकिन उससे पहले राजधानी। देखिए, पहले चरण की राजधानी कौन सी थी? अलवर। दूसरे चरण की कौन सी थी? तीसरे की कौन सी थी? उदयपुर। एक ही तो रियासत विलय हुई थी। इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? जयपुर। फिलहाल जयपुर है, आगे ये लगातार जयपुर ही जारी रहेगी। और आखिरी के अंदर आपको पता हो, हालांकि हमारा राजस्थान तो बन जाएगा 1 नवंबर 1956, लेकिन फिर राजधानी को लेकर थोड़ा सा मतभेद होगा काफी सारी रियासतों में। इसलिए 1957 के अंदर एक समिति बनेगी, पी सत्यनारायण राव समिति, जिसके अंदर टोटल 3 सदस्य होंगे, सत्यनारायण जी, विश्वनाथ जी और वीके गुप्ता जी। फिर उसके तहत राजधानी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? जयपुर। उसके तहत राजधानी जयपुर होगी, न्याय विभाग जोधपुर को मिलेगा, शिक्षा विभाग बीकानेर को मिल जाएगा, खनिज विभाग उदयपुर को मिल जाएगा, और वन विभाग से मिल जाएगा आपको, कोटा को मिल जाएगा, कृषि विभाग भरतपुर को मिल जाएगा। इसके तहत काफी सारे काम होंगे। राजधानी है आपकी कौन सी? जयपुर। इसका जो उद्घाटन है वो हुआ है आपके कहां पर? सिटी पैलेस में। और सिटी पैलेस कहां पर है? ये जयपुर वाला। पहले के उद्घाटनकर्ता कौन थे? गोडगिल। दूसरे के भी कौन थे? गोडगिल। तीसरे के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कहां आए थे? उदयपुर। और इसके उद्घाटनकर्ता कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल आए हैं साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि इस समय राजस्थान का एकीकरण जो है वो कंप्लीट है। बस एक चूक इन्होंने पहले कर दी थी कि जो पहला चरण बना था ना, मत्स्य संघ, उसका राजस्थान में विलय नहीं किया अभी तक, केवल संघ बना के छोड़ दिया गया उसे। बस वो कर लेते तो कहानी खत्म थी, हमें 7 चरण नहीं पढ़ने पड़ते। लेकिन फिर धीरे धीरे अब काफी सारी बातें और हो जाएगी। तो जी पर पूरा हो गया क्या? हम लोग हो गया, क्योंकि पटेल साहब तो आ गए हैं ना, अब तो रही क्या, ये भारत के लोहे पुरुष हैं जी। आयरन लेडी तो कौन है?
हमारे राजस्थान के कौन है, फायरिंग लेडी कौन है राजस्थान की? वरना अक्सर कंफ्यूज रहता है जो में ना। इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो होगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। तो उसमें सब लिखाएंगे आपको, सारे के सारे, चाहे लेडा हो चाहे लेडी हो, जो भी हो सारे। अब इसके बाद में पदाधिकारी, यहां पर याद रखिएगा राजस्थान का ये जो चौथा चरण हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पधारे हैं, पटेल से मिलने मेवाड़ के महाराणा पधारे हैं भोपाल सिंह। इसीलिए इस चौथे चरण में एक नए पद का सर्जन किया जाता है, वो है महाराज प्रमुख। और महाराज प्रमुख जिसे बनाया गया वो है आपके कौन, महाराणा भोपाल सिंह, जो कि उदयपुर के क्या है, राजा। इसके अंडर में कौन सा है, राज प्रमुख। और राज प्रमुख जिसे बनाया गया है वो है आपके सवाई मान सिंह, या फिर आप इसे कह सकते हैं मान सिंह सेकंड। हाँ जी, टू मान सिंह सेकंड, जो कि कहां के राजा हैं। देखो, मत्स्य संघ के अंदर राज प्रमुख कौन सी रियासत के बने थे, धौलपुर के उदयभान सिंह। दूसरे चरण के अंदर राज प्रमुख कौन सी रियासत के बने थे, कोटा के भीम सिंह। तीसरे चरण में कौन बने थे, भोपाल सिंह उदयपुर। और इस चरण के अंदर कौन से, जयपुर के मान सिंह, सवाई मान सिंह या मान सिंह सेकंड। और उपराज प्रमुख की बात करेंगे तो एक वो तो है ही, वो तो परमानेंट है जी। वो तो ऐसे आप जैसे तब के खड़े हो जाते कि हाँ तो चले हम, तो क्या, अरे बैठो बैठो, नहीं तो हो उपराज प्रमुख, हाँ का साइन तो जरूरी है। तो फिर ये कहते हैं चलो ठीक है बैठ जाता हूं मैं। और एक बनाया गया था किसे, हनुमंत सिंह को। हनुमंत सिंह जो कि कहां के हैं, ये हनुमानगढ़ के। हनुमंत सिंह कहां के हैं, जोधपुर के। ये वो शासक हैं, जोधपुर का विलय, पहले तो ये पाकिस्तान में चाहते थे, जोधपुर का विलय पाकिस्तान में, लेकिन फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जहां पर जिन्ना ने, मतलब जिन्ना को हनुमंत सिंह ने ये पूछा था कि मतलब कभी पाकिस्तान में ऐसे सांप्रदायिक दंगे हो गए हिंदू मुस्लिम वाले, तो आप किसका सपोर्ट करोगे, जिन्ना को पूछा था। तो जिन्ना ने जवाब नहीं दिया, इसीलिए उसके बाद में इनका मूड चेंज हो गया। इन्होंने जोधपुर को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया, जोधपुर को स्वतंत्र इकाई के रूप में रखना चाहते थे, स्वतंत्र इकाई के रूप में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गया कि यदि इस पूरे राजस्थान में पश्चिम की सबसे बड़ी रियासत यदि नहीं मिलेगी तो ये राजस्थान आधा रह जाएगा, इसलिए इनको दिल्ली बुलाया, क्या आओ हवेली पे आओ। तो गए, इनके पास में एक यूनिक बात थी, इनके पास में एक पेन हुआ करता था, जो हकीकत में पेन पिस्टल था, दिखने में पेन था लेकिन वो पिस्टल थी, वो इनके पास में रहा करती थी। तो जब ये दिल्ली पहुंचे तो कहते हैं कि माउंटबेटन ने इनकी वो पेन पिस्टल छीन ली और इन्हीं की कनपट्टी पर लगा दी। आप यदि सर्च करने जाएंगे ना गूगल पर, तो आपको वो पुरानी एक तस्वीर जरूर दिखाई देगी जहां पर हनुमंत सिंह जी कुर्सी पर बैठे हैं और एक अंग्रेज अधिकारी इनकी कनपट्टी पर बंदूक लगाए है और वो ऐसे साइन कर रहे हैं कि मत मारो मैं यही हूं। तो कनपट्टी पर बंदूक रखकर सिग्नेचर करवाए थे। कैसे नहीं करते, आप कह रहे थे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, ये देखो। तो इनसे जबरदस्ती साइन करवाए थे माउंटबेटन ने। और फिर वो पेन जो पिस्टल है ना, वो आज भी लंदन में रखी हुई है म्यूजियम के अंदर इनकी। माउंटबेटन वहां लेकर चले गए थे कि ये तो अच्छा, ये पेन है बच्चे को देंगे, लेकिन फिर सरकार ने इनसे भी कहा लाओ हमारे बच्चों को देंगे। तो आज वो लंदन म्यूजियम में रखी हुई है पेन पिस्टल हनुमंत सिंह की। तो ये उपराज प्रमुख। इसके बाद में फिर अगली बात आप लिखिए प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जिन्हें बनाया गया वही आगे चलकर हमारे राजस्थान के प्रथम सीएम बन गए थे। नाम है, पता ही आपको, हीरालाल शास्त्री जी। जोबनेर के अंदर जन्म हुआ था इनका, हीरालाल शास्त्री। हाँ, अगर जोधपुर उधर विलय हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल जोधपुर ही विलय हो रही है, जोधपुर के साथ में जैसलमेर अपने आप विलय हो रही थी। पूरा वो एक क्राइटेरिया, जोधपुर क्यों विलय हो रहा था, इसके पीछे भी एक बड़ी साजिश थी। देखो, अब आप देखिए एक बार, इतना हम बात उस समय की कर रहे हैं जिसमें 19 रियासतें हुआ करती थी। यहां पर यह आता है मारवाड़, ये पूरा मारवाड़ है, ठीक है। यहां पर आया करता था भोपाल। जिन्ना पाकिस्तान में जिसको मिलाना चाहते हैं, हकीकत में तो वो भोपाल है एमपी का, लेकिन डायरेक्ट भोपाल मिलेगा नहीं। ये भोपाल तब मिलेगा जब ये पूरा इलाका इधर आएगा। ये ऐसे पूरा इलाका आएगा तो इसका मतलब ये पूरा ही पाकिस्तान में जाएगा। इसीलिए उन्होंने दो बंदों को चुना था, एक तो भोपाल के शासक को और एक इसको जोधपुर के शासक को। तो जोधपुर वाले शासक तो थोड़ा सा मन हो भी गया था, क्योंकि हालांकि ऐसी बात तो हम नहीं कह सकते, इनकी एक प्रेमिका थी, वो पाकिस्तान चली गई थी। इसकी प्रेमिका, हाँ, ये उसी तरह, ये एक मूवी की तरह सीन समझ सकते हैं कि जोधपुर के जो शासक है हनुमंत सिंह, हनुमंत सिंह की जो प्रेमिका है वो बंटवारे के समय कहां चली गई थी, पाकिस्तान। अगर ये चाहते तो उस समय गदर कर सकते थे, ये सत्यवेल बन के सकीना को ला सकते थे, लेकिन फिर इन्होंने कहा चल सकू
तेरे लिए पूरी रियासत ही उधर मिलाते हैं। तो इन्होंने प्रयास तो किया था, लेकिन फिर कुछ ऐसी भी बातें आई थी जहां पर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो बनने वाले थे कौन, जिन्ना। तो जिन्ना से पूछा था कि यदि कभी यहां सांप्रदायिक दंगे हुए तो आप मेरी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। तो जिन्ना जवाब नहीं दे पाया था, इसलिए इन्होंने कहा चल सकू तू उधर ही दे, हमारा बेटा कोई होगा तो आएगा देख लेना, बाकी मेरा मन तो नहीं है। तो इसलिए इन्होंने फिर सोचा कि चलो इसको स्वतंत्र रख लेते हैं, इसलिए तो भोपाल नहीं गया था, वरना आज भोपाल जो है वो कहां होता, पाकिस्तान में होता। और मैं भी आपको उधर से आता, लाहौर से आता आपको पढ़ाने के लिए मैं भी उधर से ही तो होता, हम भी तो उधर ही थे मारवाड़ में। तो और आप पढ़ते तो अच्छी बात है, नहीं। है? चलो चलिए, तो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और कौन हो गए, प्रधानमंत्री, कंप्लीट। हाँ जी। सर जी, आपने राष्ट्रपाल की घटना के बाद में आपने सीधा एकीकरण का चौथा चरण ले लिया। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। वो ऐसा हो सकता है कि कहीं बीच में आपकी क्लास आई नहीं होगी ना, गलती से मिस्टेक हो गई होगी। बाकी बिल्कुल राष्ट्रपाल के पास में तो बहुत सारे रास्ते आए हमारे पास, जहां एक तरफ सारे प्रजामंडल, एक तरफ बहुत सारे व्यक्तित्व लिखाए हैं। यदि अपलोड के रूप में नहीं मिल रही है तो हम जल्दी संपर्क करेंगे वहां ऊपर और देखेंगे, क्योंकि हम अंडरग्राउंड में है ना अभी, तो ऊपर संपर्क करेंगे हम इंशाल्लाह, आज ही करेंगे चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री आपके कौन, हीरालाल शास्त्री। चलिए कंप्लीट, चौथा चरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आप हेडिंग लगाइए नेक्स्ट, एकीकरण का पांचवा चरण। एकीकरण का लिखो पांचवा चरण। एकीकरण का जो पांचवा चरण है, उस पांचवें चरण का नाम है आपके संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। चौथा चरण का नाम है आपके वृहत राजस्थान संघ। यानी कि जो चौथा चरण चल रहा है वृहत राजस्थान संघ, इसमें कुछ जोड़ना है, इसलिए क्या नाम रखा गया, संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। और इसका जो गठन है वो कब हुआ है जी, इसका जो गठन है वो हुआ है आपके 15 मई 1949 को। और इस चरण के तहत याद रखिएगा, कोई नई रियासतें नहीं जोड़नी है, बल्कि जो संघ बनाया गया है उसका राजस्थान में क्या करना है, विलय करना है। तो इसके अंदर विलय किसका किस में हो रहा है, इसके अंदर याद रखिएगा वृहत राजस्थान संघ में, वृहत राजस्थान संघ में किसको जोड़ा जा रहा है, मत्स्य संघ को। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया जा रहा है। इसका विलय किया जा रहा है, और इसका जो विलय किया गया है वो एक समिति के तहत किया गया। और वो जो समिति हुआ करती थी, उस समिति का नाम क्या है, क्या नाम है, डॉक्टर शंकर राय देव समिति। वैसे कई बार ये शंकर राव मिलता है ना, एक ही बात है, शंकर राय देव समिति। इस समिति में टोटल जो है वो 3 सदस्य हुआ करते थे, याद रखिएगा। टोटल कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, जो कि 1+2 पर थे, 1+2, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य, 1+2। आपको पता हो तो ऐसी स्ट्रक्चर वर्तमान के अंदर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की है, 1+2, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। वैसे वैसे इसकी थी, तो एक तो अध्यक्ष थे, और जो अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम पर थी ये समिति, शंकर राव देव। और जो 2 अन्य सदस्य थे वो थे आपके, एक तो आपके प्रभुदयाल और एक थे आपके आर के सिद्धवा। आर के सिद्धवा। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा पुराने किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कौन सा व्यक्ति नहीं था इस समिति में, तो 3 थे इसके अंदर। इस समिति के माध्यम से क्या है कि भरतपुर वे धौलपुर रियासतों के विलय के लिए, रियासतों के विलय के लिए जनमत संग्रह लिया गया था। क्या लिया गया था, जनमत संग्रह लिया गया,
जनता की राय ली गई थी, उसके बाद में फिर इसका राजस्थान में क्या हुआ था, विलय हो गया था। और यहां पर हम बात करेंगे तो पदाधिकारी की राजधानी, तो राजधानी तो वही है, अब लगातार चली आ रही है, जयपुर। यहां पर हम यदि महाराज प्रमुख की बात करेंगे तो याद रखिएगा वो आजीवन है। महाराज प्रमुख जो है वो अब आजीवन बन चुके हैं, कौन, भोपाल सिंह। जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक ये इसी पोस्ट पर रहेंगे आजीवन। इसी क्रम में राज प्रमुख की जो पोस्ट है वो भी आजीवन कर दी गई। किसके लिए, मान सिंह के लिए। मान सिंह को कहा जब तक आप हैं तब तक बस आप ही हैं, आजीवन। इनकी मृत्यु कैसे हुई थी पता है क्या, मान सिंह सेकंड की, शाबाश, पोलो खेलते समय। ऐसा कोई दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो पोलो खेलते हुए मारा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक वैसे ये। और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री कौन है, वही आपके हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। अच्छा यहां पर देखो एक बात जो है वो हमें ऐड करनी है, हालांकि हम नोट करके लिखाएंगे आपको, चलो कोई नहीं, एक बार लिखो ये प्रधानमंत्री तक, हीरालाल शास्त्री। अच्छा अच्छा हाँ हर 6 में 4 मर जाता है क्या, ऐसा ही है रेशियो। आपको तो पता भी नहीं होगा, आप सांस लेते हैं तब तक 2 4 बार आर पड़े कि मुझे भी सांस लेने दे भाई ये हकीकत है लिख लिया। तो यहां तक यानी कि 5वें चरण तक पहुंचते पहुंचते आप देखेंगे कि देखिए मत्स्य संघ की कितनी रियासतें विलय हो गई थी, 4। दूसरे चरण की कितनी, 9। तीसरे चरण में कौन सी, उदयपुर। चौथे चरण में कौन सी, 4। टोटल कितनी रियासतें हो गई है, 18। यहां पर आप देखेंगे कि मत्स्य संघ जब विलय हुआ था तो इसी 5वें चरण के तहत एक ठिकाना विलय हुआ था जिसका नाम क्या है, निमराना। एक जो ठिकाना है वो यहां पर विलय हो गया था और एक ठिकाना यहां पर विलय हो गया चौथे चरण में। मतलब अभी तक स्थिति यह है कि 18 रियासतें और 3 ठिकाने ये सारे विलय हो चुके हैं। 18 और 3 काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे, 21। बची एक रियासत है शिरोई, बचा एक केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। लेकिन उससे पहले नोट करके लिखिएगा, निमराना अलवर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, लावा जिस समय हम बात कर रहे हैं ना उस समय तो जयपुर का ही भाग है। निमराना का राजस्थान में विलय हुआ था, याद रखिएगा 5वें चरण में, 5वें चरण में विलय हो गया था राजस्थान में, ठीक है। कुशलगढ़ का जो विलय है वो कौन से चरण में हुआ था, दूसरे चरण में विलय। और लावा जो है ये कौन से चरण में था, चौथे चरण में, चौथे चरण में विलय। सर 2 दिन के बाद आज अप्रैल आई है, हाँ तो क्लास आई है, तो ये जो आई है ये बीच में से क्या पता है कि कई बार क्या होता है कि टेक्निकल इश्यू की वजह से आप तक पहुंच नहीं पाता हूं मैं। बिल्कुल पूरे अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली, हाँ तो 5वें चरण में, बिल्कुल नो डाउट। मत्स्य संघ में विलय होने वाली 4 रियासतें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली प्रथम चरण में, वो मत्स्य संघ में हुई है ना। तो अब हमें जिसका विलय करना है उसके लिए हमें थोड़ी सी जंग करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से वो देंगे नहीं हमें। कुछ कुछ करना पड़ेगा जी।
घी जब सीधी आंगली से नहीं निकल रहा है ना, तो डब्बे को गर्म कर लेंगे। आंगली टेढ़ी क्यों करेंगे, हम तोड़नी है आंगली, तो ऐसे कहने की बात है। लिखे आगे, हेडिंग डालिए एकीकरण का छठा चरण। एकीकरण का छठा चरण। वैसे ये एकीकरण का जो छठा चरण है ना, ये राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बनाया गया था इसमें, लेकिन हम बड़े नहीं थे। हमने कहा नहीं, ये नहीं होगा साहब। ठीक है, हम शुरू से हैं, लेकिन इतने नहीं है भाई, इतने थोड़ी है। हाँ, एकीकरण का छठा चरण, नाम लिख लीजिएगा, राजस्थान संघ। इसका जो गठन है वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950। और इसके तहत जो राजस्थान में विलय है वो है आपके सिरोही। कौन सी रियासत? सिरोही रियासत, बट आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर यह मिलाया गया था किसमें? बंबई प्रेसिडेंसी में। और बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन आया करता था गुजरात। तो ये सीधा सीधा किसमें जा रहा था? गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से। ये तो वही बात हो गई कि गंगापुर सिटी से खीर मोहन मंगाया और आखिर में मैंने क्लास में बांटने शुरू किए और नरेंद्र तक पहुंचा, तब तक केवल कुछ टुकड़े बचे थे। मैंने कहा ये ले, पूरा डब्बा तू ले ले। खोल के देखा, कुछ ही नहीं अंदर, केवल क्या निकला? सिरोही। आबू देलवाड़ा तो ही नहीं, खीर मोहन तो ही नहीं ना, केवल रस पीछे बचा। हमें क्या चाहिए? वो पूरा खीर मोहन, आबू देलवाड़ा चाहिए। इसीलिए ये बात हीरालाल शास्त्री, जो कि इस समय हमारे राजस्थान के क्या बन चुके हैं? सीएम बन चुके हैं। मतलब यहां पर आप देखेंगे तो राजधानी अभी भी वही है, कोई चेंजमेंट नहीं है, जयपुर। महाराज प्रमुख मेरे हिसाब से लिखाने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप लिख लो क्योंकि आजीवन वहां लिखे आए हैं ना, भोपाल सिंह। राज प्रमुख भी आप देखेंगे तो वो है आपके कौन? मान सिंह सेकंड। और यहां तक पहुंचते पहुंचते हमारे राजस्थान के जो सीएम बने हैं वो कौन है? हीरालाल शास्त्री। हाँ, एक तकड़ा क्वेश्चन यहां से अच्छा सा बन सकता है कि ये जो मुख्यमंत्री है कौन है? इनको शपथ किसने दिलाई थी मुख्यमंत्री की? मान सिंह सेकंड। क्योंकि ये राज प्रमुख है, राज प्रमुख ही आगे चलकर गवर्नर बनता है, और आज भी आपको पता ही है गवर्नर ही शपथ दिलाता है सीएम को। तो ये बने सीएम। तो जब ये देखा तो हीरालाल शास्त्री के पास में गए लोग, बोला ये भी नहीं रहेगा। यहां पर एक बात और थी कि इस आबू देलवाड़ा में एक गांव आया करता था जिसका नाम था हातल गांव। कौन सा था? और वो हातल गांव गोकुल भाई भट्ट का था। पता चला गोकुल भाई भट्ट अब राजस्थान में नहीं रहे, और वो राजस्थान के क्या ठहरे? गांधी। जब राजस्थान के गांधी नहीं रहे तो राजस्थान किस काम का? हीरालाल शास्त्री के सामने लोगों ने कह दिया कि और थाको राजस्थान ठहरा को मां ज्यादा। तब हीरालाल शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिले कि आपने ये इतनी मेहनत करके जो एकीकरण बनाया है, इसको हमारे राजस्थान के लोग 1 मिनट में तोड़ देंगे। मकर राजस्थान वालों बरसों को नहीं, आपने कितनी मेहनत की कोई मतलब नहीं, आखिरी में आकर कह देंगे भर्ती रद्द। भर्ती क्या है? रद्द है। तो ये शुरू से परंपरा रही है हमारी। हमने सरदार वल्लभ पटेल को नहीं छोड़ा, हमने कहा आपने जो एकीकरण बनाया ये खत्म करेंगे यदि ये बंदा हमें नहीं दिया तो। इसीलिए फिर एकीकरण का कौन सा चरण हुआ? 7वां चरण। अगर 7वां चरण नहीं होता ना तो अजमेर मेरवाड़ा आज भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश
लिख लिया आपने? हेडिंग लगाइए एकीकरण का सातवां चरण। एकीकरण का सातवां चरण। और एकीकरण का जो सातवां चरण है उसे आप नाम दे सकते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। इसका जो गठन है वो कब हुआ है? 1 नवंबर 1956। इस दिन राजस्थान की होगी स्थापना, इसीलिए क्या मनाया गया था? राजस्थान स्थापना दिवस। इसके अंदर जो विलय हो रहा है ना, विलय विलय वो विलय हो रहा है, देखिए आबू देलवाड़ा का। किसका हो रहा है? आपको क्या लगता है हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, ये सारे लोग गए और कहा कि आबू देलवाड़ा हमें दो और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कह दिया ओके? इतना इजी था क्या ये? इतना इजी नहीं था ये। क्योंकि जब हम आबू देलवाड़ा मांग सकते हैं तो बाकी रियासतें भी तो बहुत कुछ मांग सकती है ना। एमपी कह देगा हमें ये दो, वो कह देगा हमें ये दो। इसीलिए यहां पर 1953 के अंदर एक पद्धति लाई गई थी पहली बार, और वो थी 1953 की भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन। पहली बार 56 के अंदर तो हम दूसरी बार लेकर आ जाएंगे, राज्य पुनर्गठन और लेकर आ जाएंगे, लेकिन 53 में एक समिति बन गई थी। हालांकि हम ये जो पढ़ रहे हैं ये सातवां चरण तो घटित कब हो रहा है? 1 नवंबर 1956। ये इसीलिए घटित हो रहा है क्योंकि इससे पहले सारा जो प्रारूप है वो बना चुके हैं हम। 1953 में एक समिति बैठती है जिसके तहत आबू देलवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, इनका क्या हो गया था? राजस्थान में विलय हुआ। इसके अलावा ये जो विलय हुआ, इसके अलावा और विलय हुआ। विलय ये हुआ कि राजस्थान का झालावाड़ का एक क्षेत्र था, सिरोंज क्षेत्र। राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र एमपी में मिलाया गया। किस में मिलाया गया? मध्य प्रदेश में मिलाया गया। और याद रखिएगा, हमने एमपी को सिरोंज क्षेत्र दिया, हमें ठप्पा दिया, बोला ये लो राजस्थान को ठप्पा। तो मध्य प्रदेश का सुनेल ठप्पा राजस्थान में मिलाया गया। ये इतना सारा काम क्यों हो रहा है? ये काम हो रहा है क्योंकि आबू देलवाड़ा मिलाना था, और इसके लिए एक समिति बैठी थी, याद रखिएगा। और इस समिति का नाम हुआ करता था डॉक्टर फैजल अली समिति। डॉक्टर फैजल अली समिति, जिसका गठन हुआ था 1953 में। इसमें भी 3 सदस्य थे, आपको पता हो तो। 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर फैजल अली। आप में से कोई 2 अन्य के नाम बता सकता है क्या? यही है सबसे यूनिक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। हरदेनाथ कुंजरू, एक का नाम क्या था? और एक का नाम था के एम पन्नीकर। के एम पन्नीकर वे व्यक्ति हैं जो संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने गए थे बीकानेर की ओर से। बीकानेर का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे के एम पन्नीकर। तो इन 3 सदस्यों की एक समिति बैठी, और इन समिति ने भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया था। तो इस चक्कर में हमें तो आबू देलवाड़ा मिला, बट ये एक स्थान भी चला गया, वापस भी मिला, और इसी चक्कर में वो रावत भाटा वाला जो भाग है वो आज भी अलग रह गया चित्तौड़गढ़ से, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बिल्कुल चित्तौड़ से मेच खाती है। जबकि रावत भाटा फंसा हुआ है बीच में कोटा के और झालावाड़ के, और वहां की लैंग्वेज है हाड़ोती, जबकि चित्तौड़गढ़ की लैंग्वेज ठहरी मेवाड़ी। इस लैंग्वेज के आधार पर वो भाग जो है वो क्या रहेगा आज भी खंडित, उसका विलय हो नहीं पा रहा है। हालांकि जब कभी होगा तो देखेंगे, आगे की बात है वो, लेकिन इस आधार पर नहीं हुआ। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, नोट करके, आबू देलवाड़ा के विलय में महत्वपूर्ण जो भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका वो रही थी गोकुल भाई भट्ट की। किसकी रही थी? गोकुल भाई भट्ट। और इनका जो गांव है वो याद रखिएगा कौन सा है? हतल गांव। और हतल गांव इसी माउंट आबू में आता है, माउंट आबू शिरोई में आता है। इनकी वजह से आज माउंट आबू हमारे पास है। और आप देखेंगे कि आज भी माउंट आबू में सर्वाधिक यदि पर्यटन कहीं के आते हैं तो गुजरात के आते हैं। वाकर कहते हैं कि ये कभी हमारा हुआ करता था, और हम एक ही बात कहते थे, ऊपर जाओ गुरु शिखर के, और सबसे ऊपर लगा है घंटा, वो बजा के वापस आ जाओ, बस यही है। हमने क्या लगाया? ऊपर जाओ, बजाओ और वापस आ जाओ, बस। आज खत्म है जी, एकीकरण खत्म है, हो गया, बचा क्या है इसमें? अब तो सभी मिल गए हैं ना, सभी मिल गए हमारे। अब तो बस ऐसे ही आपके साथ तूफान नहीं करना है, कुछ कर दूंगा मैं।
क्वेश्चन है आपसे पूछने वाला है बोले, जो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पूछ लूंगा आपसे, आपका मन होगा तो। और आपका मन नहीं है कि मतलब ए पेज तो पूरी दिया, ऐसे बोले ही नहीं था उस समय कि बोले पूछेंगे, केवल इतना ही कहा था पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, तो उस उद्देश्य तो हो गए हमारे। लेकिन पूछने वाली बात है तो आधे वापस कर दो। बन गया है जी, राजस्थान बन गया है। कुछ बातें हमें लिखनी है नोट करके, तो लिखो मास्टर कैप्सूल, लिखो मास्टर कैप्सूल। कल हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व, जहां स्वतंत्रता सेनानी आएंगे और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। इस हफ्ते वो टॉपिक चलेगा पूरा, इस हफ्ते चलेगा, मतलब कल ही तो है अंतिम, तो हो जाएगा। नहीं कर पाएंगे, 2-3 दिन तो लग जाएंगे, बहुत सारे व्यक्तित्व है ना इस बार, हमें सारे लेडी से लेकर सारे लेडा पढ़ने ना, कितना टाइम लगेगा। लिखे आगे, हेडिंग लगाइए मास्टर कैप्सूल। और मास्टर कैप्सूल के अंदर लिख डालिए आप, आपको पूछा जाए कि राजस्थान के एकीकरण का, हमें पूछ लेता हूं, कॉपी में नहीं देखना है ना, एक एक से पूछूंगा, ठीक है। कौन से चरण में सर्वप्रथम, अचानक से नहीं बोलना है, किसी को हार्ट अटैक आ सकता है, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, बोलना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रथम, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी सातवां। पढ़ो आराम से, उसके बाद में मैं एक एक से पूछ लूंगा, मेरा काम यही है, मेरा काम यही बचा है। हम्म, हाँ जी, पीछे से यस परसों, दूसरा दूसरा दूसरा, सब दूसरे हैं क्या, पहला कोई नहीं है, तो सही है। मतलब ये उसी प्रकार से क्वेश्चन था जी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिस पर कोई मात्रा नहीं है, अलवर। समझे, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी में ऊ की मात्रा लगी है, झुंझुनू। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, समझे आप। हालांकि ऐसे नॉर्मल लगता है, बट एग्जाम हॉल में ये थोड़ा सा दे देता, क्योंकि कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, तो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का नाम ही क्या है, पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान इतना हार्ड नहीं था, उस लेवल का नहीं था ये ना, ये तो इस लेवल का था जी। तो उस लेवल का लाए, फिर उस लेवल का भी लाए, तो ऐसे लिखाने की आवश्यकता थोड़ी है, इसमें क्या लिखूं मैं। ओके चलो लिखो, 7वां संविधान लिखो फिर, है जी, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956। इसके तहत याद रखिएगा, राज प्रमुख पद नाम बदलकर गवर्नर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्यपाल यानी कि गवर्नर कर दिया गया। और प्रथम जो राज्यपाल बने उनका नाम क्या है, गुरुमुख निहाल चंद है, निहाल सिंह है, निहाल सिंह, निहाल चंद वो है बनी ठनी वाला, गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के क्या बने, प्रथम राज्यपाल। एक तो काम ये हुआ, लिखो। प्राचीन इतिहास कब से पढ़ाओगे, बस ये हुआ, फिर व्यक्तित्व हुआ, फिर प्राचीन। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या हुआ था, राज प्रमुख का पद नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, राज्यपाल। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े, जो कि राजस्थान के 45वें हैं। ठीक है, ये प्रथम है, वो 45वें। ओके लिख लो, 45वें राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बांगड़े, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। हरिभाऊ किशन राव बांगड़े, हरिभाऊ किशन राव बांगड़े। लिखिएगा दूसरा कैप्सूल, पी सत्यनारायण राव समिति। और पी सत्यनारायण जो राव समिति है, इसका गठन 1957 के अंदर हुआ है। इसमें टोटल 3 सदस्य थे, याद रखिएगा। 3 सदस्य में से एक तो अध्यक्ष हुआ करते हैं। अध्यक्ष साहब का जो नाम है वो सत्यनारायण जी है साहब, सत्यनारायण। और जो 2 सदस्य हैं उनमें एक का नाम तो क्या है, विश्वनाथ,
और एक का नाम है विक्की गुप्ता। इस समिति के तहत क्या हुआ? इस समिति के तहत हमारे राजस्थान के अंदर इन इन रियासतों को ये विभाग मिले थे। जैसे राजधानी, राजधानी मिली, याद रखिएगा किसको? जयपुर। राजधानी किसे मिली? जयपुर। भरतपुर को क्या मिल गया? कृषि विभाग। कृषि विभाग किसे मिला? भरतपुर को। शिक्षा विभाग किसे मिला? बीकानेर को। इसलिए आज भी शिक्षा विभाग बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर। न्याय विभाग किसे मिला? हाईकोर्ट कहां पर है? न्याय विभाग जोधपुर। खनिज विभाग उदयपुर। खनिज विभाग उदयपुर। वन विभाग कोटा। राजस्व मंडल बधाई हो आप सबको, एकीकरण हुआ है आपके। तो इसी के साथ एकीकरण हो चुका है कंप्लीट। कल जिस टॉपिक को लेकर हम तूफान उठाएंगे वो रहेगा व्यक्तित्व। बहुत सारी बातें करेंगे हम, कहानियां थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ी कम कर दें उनको। हमें टॉपिक कंप्लीट करना है, लेकिन जहां मजेदार कहानियां होगी, जहां पर किसी का किडनैप होगा, पकड़ कर घुसेड़ देंगे, तो वो तो हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। कहीं पर लाठी वाठी से वार होगा तो कर देंगे। तो एकीकरण हो चुका है कंप्लीट। कुछ व्यक्तित्व विशेष की बातें जो 1857 क्रांति, जनजाति, प्रजामंडल, एकीकरण, इन बीच में आपने जिन व्यक्तियों को केवल नाम से पढ़ा था, जैसे कोई व्यक्ति आए थे बीच में, तो जैसे अर्जुन लाल शेट्टी, तो आपने केवल नाम पढ़ा था उनका। अब उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसे कौन से कार्य किए। जैसे केसरी सिंह बारट नाम आया होगा बीच में कहीं, तो उनके पूर्व पढ़ेंगे, ठीक है।